बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरबला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। आप से इल्तमास है कि आज के दिन में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का एहतमाम कीजिए। जुम्मा सैयदुल अय्याम होता है और बड़ा दर्जा है इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको वेलकम करते हैं। अगर दिन आपका शुरू हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं शुरू हुआ तो कर लीजिए। आई बिलीव इस वक्त 9:05 हो चुके हैं। कहीं भी अगर आपने पहुंचना है तो वक्त बताना बहुत जरूरी है। वक्त की कदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कम है हमारे यहाँ, सबसे जिसको हम सफर कराते हैं पाकिस्तान में। पंक्चुअलिटी का थोड़े मसाइल हैं वैसे ओवरऑल हमारी नेशन के अंदर ही। इस शेर में शायर का इशारा अपनी तरफ भी है। चले जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहुंचने वाले हैं तो 15 या 20 मिनट के मार्जिन से आप घर से निकलेगा, क्योंकि पंजाब और दीगर इलाकों में शदीद धुंध है और मोटरवेज तो ऑब्वियसली बंद है ही है, नेशनल हाईवेज भी बंद है। लेकिन जो शहर के अंदर सुबह सुबह आपको मिलती है फॉग, उसमें आपको बड़ी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि इस वेदर के अंदर, लाहौर के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली रहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन की वजह से, देन स्मॉग एंड देन फॉग, ये तीनों चीजें मिक्सचर होकर जो आपको नजर आ रहा है वो बहुत खतरनाक चीज है। तो उसमें आपको एहतियात की जरूरत है। आप कुछ मोटरवेज और हाईवेज के मनाजिर देख सकते हैं। वैसे हम तो जब तक उठते हैं सूरज निकल आता होता है, हाँ। जब तक हम निकलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा बाहर शहर से जाना है, M2 से M3 से सफर करना है, आप देख लें लाहौर से आलकोट मोटरवे है जिसे M11 कहा जाता है, उसको बंद किया गया। पेशावर से रशकई, सवाबी, बुरहान, ये सारी मोटरवेज, मोटरवेज जितनी भी ये तकरीबन मैदानी इलाके बन जाते हैं, खासतौर पर लाहौर के आसपास या वस्ती पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पे मोटरवेज बंद हैं। अच्छा, इसमें गाड़ी का भी अमला ठीक होना बड़ा जरूरी होता है। समटाइम्स रस्ट का एलिमेंट आ जाता है गाड़ियों के अंदर। गाड़ियों की ब्रेक्स चेक करके रखें। फॉग लाइट्स अगर आपकी गाड़ी में हैं तो उसका इस्तेमाल करें। और लेन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लेन कैसे करें। और एक चीज मैंने देखी है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कि जो लोग मोटरवे से ट्रेवल कर भी रहे होते हैं ना, कुछ लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉग में भी हम स्पीड से जा रहे हैं तो भाई अचानक से कुछ सामने आ जाता है और फिर एक गाड़ी नहीं लगती, फिर लाइन लग जाती है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली भी मसला होता है कि आगे किसी ने ब्रेक मारी है तो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपको तो नुकसान होगा, अगले और इससे आगे पता नहीं कितने लोग नुकसान उठाते हैं। तो एहतियात करें। और इस एहतियात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन के हवाले से बताते हैं। ताजा तरीन अपडेट ये है कि बातों में स्कोर कार्ड भी अच्छा 455 पे 7 है मेरे पास। 455 for 7 वाओ, अरमला भी अपडेटेड चल रही है आज। 106.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। दूसरा दिन है पर्थ टेस्ट का। पाकिस्तानी बॉलर्स कल ठीक रहे थे, मुझे लगा था 5 विकेटें हमने ले ली थी, लेकिन आज रन बड़े तेजी से बन गए। 455 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट है। आमिर जमाल जो कि डेब्यूटेंट है, अपनी 5 विकेटें हासिल करने के करीब हैं। 4 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली हैं। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानी बॉलिंग। लेकिन एट द सेम टाइम तेज जो बैटिंग है ना, उसकी वजह से, और खासतौर पे हमने जो कैच मिस किए और रन आउट मिस किए, कल बाबर आजम ने एक रन आउट मिस किया, सलमान आगा हिले ही नहीं कैच करने के लिए और कमेंटेटर्स को भी हंसा के रख दिया। सो उसके बाद ये सूरत हाल है जी कि 450 माशाल्लाह हो गए ने, 500 हो सकते हैं। और फिर उसके बाद पहले दूजा दिन है, टाइम मोहम्मद है। तो अब देखते हैं कि कहीं 1000 रन ना बन जाए इस टेस्ट के अंदर भी। 500 ईच ही हो भी सकता है। तो आपने तो डायरेक्ट 1000 पे ही पहुंच गए। हो सकता है ना, जैसे एक दिन में, यानी कि सवा दिन के अंदर या 1.5 दिन में 500 बन जाए, बड़ा स्कोर है। लेकिन इमरान ने डायरेक्ट जो 1000 वाला एक आपको धचका दिया, लेकिन आपने परेशानी हो ना। अच्छा जी, दूसरे दिन के खेल के हवाले से बता रहे हैं और इसमें कल क्या क्या हुआ। इसमें उस्मान ख्वाजा का जो है, उन्होंने एक बार फिर फलस्तीनी पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। स्याह पट्टी बांध कर वो मैदान में उतरे। ये भी कुछ हमने मनाजिर देखे। तो हमने कहा साथ साथ क्रिकेट के साथ आपको बता दें। और कप्तान शान मसूद साहब ने जी पर्थ टेस्ट से पहले साबिक कप्तान जो बाबर आजम है, उनको जो कैप है और सिविलियर है वो पेश किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की बैटिंग को आपने नए रुझानात दिए हैं, अभी तो शुरुआत है, हम आपको इंशाल्लाह अपना 100th जो टेस्ट है वो खेलते हुए भी देखेंगे। और स्क्वाड के तमाम मेंबर्स ने खूब तालियां बजाई बाबर आजम को। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये कैप पेश करने से पहले के 50 टेस्ट बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए खेले हैं। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के बैटर हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद शान मसूद के बाबर आजम ही वो शख्स हैं जिन्होंने बतौर बैटर पाकिस्तान को इंटरनेशनल बैटिंग लाइन के अंदर ला के खड़ा किया है कि हमारे यहाँ भी एक बैटर हो सकता है जो वर्ल्ड क्लास बैटर हो। तो बाबर आजम इज द वन। और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट तो बड़ी मुश्किल है। सो मेरे ख्याल में बाबर की क्या बात है, हमारी बेस्ट विशेस बाबर के साथ हैं कि वो 100 टेस्ट भी खेले और ऐसे ही खेलते रहें, फिट रहें, पाकिस्तान के लिए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर रखें। अच्छा जी, ये तो हो गया क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर, एज वी ऑलवेज से। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राउंड सियासत का ग्राउंड है, जिस पर विकेट में कुछ नमी अभी बरकरार है। और कल तो ऐसा हुआ कि मैच मुलतवी होने के खदशात मंडलाने लगे। हम बड़ी क्रिकेटिंग टॉक हम बड़ी खबर में डिटेल इस पे बात करते हैं।
जी जनाब, इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आम इंतखाबात होने में भी 54 डेज बाकी हैं, लेकिन अब की बार इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो ये पिछले जो इलेक्शन से इससे कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। 2013 की बात की जाए तो उसके इलेक्शन में जहां पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स की इंटेंशन ग्रैब करने के लिए मुख्तलिफ दावे करी थी, इस बार वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। 2013 के इंतखाबात की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान की बात की थी, जिस पर बाद में उन पर तनकीद भी की जाती रही कि कहाँ है नया पाकिस्तान। इस तरह मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनका ज्यादातर फोकस जो है मेगा प्रोजेक्ट्स, लोड शेडिंग पर देखा गया है, जबकि पीपल्स पार्टी का नाम सुनते ही सबके जहनों में रोटी, कपड़ा और मकान आता है। मगर इंतखाबात 2024 जो है इसमें अगर बात की जाए तो सियासी जमातों में गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह का जो जोश व वलवला है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। हम खास तौर पे अगर नून लीग की बात करें, ना ही अभी तक किसी पार्टी ने अपना कोई मंशूर का ऐलान किया है, कोई लाए अमल का ऐलान किया, और ना ही वोटर्स की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने के लिए किसी मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जी कानूनी मुश्किलात का शिकार है, मगर मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ना ही बड़े दावे करें, बल्कि कारकर्दगी के बरक्स जो बयानिया नजर आ रहा है वो उनको मनसब से हटाए जाने वालों के एहतसाब की बात कर रहे हैं, मगर नाम लिए बगैर कर रहे हैं। कल उन्होंने बात की लेकिन नाम क्या, उन्होंने 2013 का जिक्र किया, तो टेन्योर के मुताबिक आप एक्यूज लोग जो जिनको वो कर रहे हैं वो देखते जाएं। क्या ये बयानिया नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को उस सतह पे ले पाएगा जहां पे उन्होंने इसको छोड़ा था, या फिर अभी तक नाकामी या कहना चाहिए मायूसी उनके आसपास है, जो कि मायूसी तो बहरहाल है, नाकामी तो भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। उधर जनाब पीपल्स पार्टी ने अपने तीर नून लीग की जानिब किए हुए हैं, मुख्तलिफ मासूमाना सवाल पूछे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म, साबिक़ा वज़ीर आज़म और चौथी बार जो कहना चाहिए ना कि लुकिंग फॉरवर्ड वज़ीर आज़म जो है हमारे नवाज शरीफ साहब, उनसे जो तीसरी बार नहीं कर सके पीपल्स पार्टी कहती है, वो चौथी बार क्या करेंगे, ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं। दूसरा कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो हाई कोर्ट की तरफ से आया, उसके बाद इलेक्शन एक डिले होने के बादल भी मंडलाने लगे हैं कि क्या अगर इंतखाबात का स्केड्यूल वक्त पे जारी नहीं होता तो कहीं इंतखाबात डिले तो नहीं हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की ही एक दरख्वास्त थी जिस पे कल ये फैसला आया, और उससे अब ऐसा लगता है कि स्केड्यूल डिले हो सकता है इंतखाबात का, लेकिन अगर ये फैसला बरकरार रहता है, तहरीक इंसाफ अपनी दरख्वास्त वापस नहीं लेती, जो कि कल इंदिया दिया है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि हम इस दरख्वास्त को वापस ले लेंगे, तो ये इलेक्शन क्या 8 तारीख को हो पाएंगे या नहीं, बड़ा अहम सवाल है। इस पर भी हमने बात करनी है, विद दैट पार्टी पॉलिटिक्स भी हमने बात करनी है, और बाकी इस सारे मामले में एक छोटा सा फैक्टर अवाम भी हैं, 24 करोड़ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, उनकी भी हम बात करेंगे। हम ही बात करते हैं इनफैक्ट अवाम की जब भी करते हैं, और होती कहाँ पे अमला हसन बात हो तो किसी इक़्तिदार के अवान में नहीं होती। निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच निज़ाम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी जो हमने एक इंट्रो के अंदर थोड़ी सी पिक्चर शेयर की है, हम जरूर चाहेंगे कि इंतखाबात को लेकर जो भी चीज़ें हैं या अभी हम जो मामला देख रहे हैं, जिस तरह से भी इमरान ने रेफरेंस भी दिया, आप क्या समझ रहे हैं आपके इंतखाबात पहले तो वक्त पे होंगे, और क्या सियासी पार्टियां इस वक्त जो इलेक्शन को लेकर बयानियां बनाए हुए हैं वो काबिल कबूल है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए। जैसा कि आपने भी यहाँ पे बात की है कि इलेक्शन के हवाले से अभी 54 दिन बाकी हैं, लेकिन शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। बेहतर तो यही था कि उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए मामला थोड़ा सा खराबी की तरफ जा रहा है। जहां तक बात है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के बयानियों की, तो उसमें दोनों जमातों के लिए मुश्किल ये है कि दोनों पिछले 5 साल में कुछ ना कुछ वक्त के लिए हुकूमत में रही हैं। तहरीक इंसाफ 3.5 साल के लिए और पीडीएम की हुकूमत तकरीबन 16 माह के लिए। तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमतों के पास उन 16 माह का जवाब देने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि बहरहाल वो 16 महीने तहरीक इंसाफ के 3.5 साल से ज्यादा भारी थे और अवाम के लिए उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। इसलिए जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास अपनी परफॉर्मेंस का बयानिया नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर लफ्जी हमले कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का तज़किरा कर रहे हैं, अपने मुकदमात की बात करते हैं, लेकिन दोनों जमातें उस 16 महीने की मुआशी कारकर्दगी की बात नहीं कर रही। उसकी वजह यह कि जब वो ये बात करती हैं तो फिर उन्हें अवाम की तरफ से तनकीद का सामना होता है। तो मुस्लिम लीग नून का मसला ये है और उनकी मुश्किल ये है कि उन्होंने अपने पिछले सारे इलेक्शंस तरक्की और परफॉर्मेंस के बयानिए पे लड़े हैं,
लेकिन ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसके अंदर उनके पास तरक्की और परफॉर्मेंस के नाम पर अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जब लंदन से आ रहे थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी उन्होंने, उस वक्त तो नाम लिए थे उन्होंने, जनरल बाजवा का नाम लिया था उन्होंने और जनरल फैज़ का भी नाम लिया था कि जी एहतसाब होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। फिर आपको याद होगा इमीडिएटली मरीम नवाज साहिबा को भी लंदन जाना पड़ा था, शहबाज शरीफ साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म गए थे और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ। फिर मियाँ साहब बादियो नज़र में या बिटवीन द लाइन्स कहना चाहिए, वो तो बात करते रहे लेकिन वाज़े तौर पर किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। कल भी जब आए तो कल उन्होंने कहा कि साजिश का आगाज धरनों से हुआ, 2013-14 के धरनों से इसका आगाज हुआ और फिर उसके बाद ये सिलसिला चला और कैरेक्टर्स का नाम लिए बगैर उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि वहां पे उनके खिलाफ साजिश। अभी तक वो जैसे उन्होंने कहा ना, अंगारा सुलग रहा है मेरे सीने में, तो सुकून नहीं है। नवाज शरीफ साहब अभी भी लगता है ऐसा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन कैरेक्टर्स को लाया जाए इंसाफ के कटहरे में। आपके ख्याल में ये टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ठीक है, ये लाइन ठीक है जो नून लीग या नवाज शरीफ साहब अब ले रहे हैं? जी, मियां नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो एहतसाब का बयानिया इसलिए भी सामने लाना चाह रहे हैं कि पिछले 2-4 महीनों के ऊपर उनके ऊपर एक लाडला होने की स्टैंप लगती जा रही है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 4 इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग नून ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर इलेक्शन लड़ा है। उसमें से 3 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। तो इस तारीख के साथ जब मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में आ रही है और उनके ऊपर लाडला होने की मोहर लग रही है, तो वो ये भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस मोहर से भी गुरेज किया जाए और लाडला होने का जो तासुर है जो इस सियासी माहौल में बन रहा है उससे भी अलहदगी इख्तियार की जाए। इसलिए जब आपने देखा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान की तकरीर में अफ़ाम व तफ़हीम की बात की, मुफाहमत की बात की, उसके बाद एक खामोशी छा गई। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने दोबारा इस एहतसाबी बयानिए को सामने लाना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ उसकी वजह यह है कि चूंकि उनके ऊपर उनको रिलीफ मिल रहा है, उनको सियासी आप माजिद ये कह रहे हैं, सॉरी टू कट यू, आप ये कह रहे हैं कि वो ये बयानियां या ये बात अब इसलिए कर रहे हैं कि लाडला का टैग इस पे न लगे। दर हकीकत उनका कोई मकसद नहीं है कि एहतसाब हो या जिन शख्सियात ने बकौल उनके साथ ज्यादती की है वो इंसाफ के कटहरे में आए। दरअसल वो ये नहीं चाहते लेकिन एक बयानिया बना रहे हैं ताकि लाडले का टैग ना लगे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये कि जिस सियासी जमात के ऊपर लाडले का टैग लग जाए तो वो फिर अवाम में और मुआशरे के अंदर बहरहाल उसकी सियासी हैसियत पे सवालिया निशान पैदा हो जाता है। हमने देखा कि इमरान खान पर जब ये टैग लगा था तो उसके बाद अवाम में उनकी कोई मकबूलियत इतनी ज्यादा नहीं थी और अदम एतमाद के दिनों में तो उनकी मकबूलियत बिल्कुल निचली सतह पे आ गई थी और जब अदम एतमाद हो गया तो उसके बाद वो काफी मुश्किलात का शिकार भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जब वो अवाम में जाएं, इलेक्शन कैंपेन में जाएं, तो कम से कम ये तासुर मौजूद ना हो कि वो किसी के लाडले हैं। ठीक है, तासुर खत्म करने के लिए, लाडले का तासुर खत्म करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब अपने तमाम तीरों का रुख नून लीग की तरफ किए हुए है और बार बार वो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब की अब उन्होंने कहा कि जी 3 बार उन्होंने ऐसा क्या किया जो अब 4थी बार आकर वो कर लेंगे। अब पीपल्स पार्टी के बयानिए के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो पीपल्स पार्टी एक कैंपेन कर रही है, ऑब्वियसली एक्टिव सबसे ज्यादा इस इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी हमें बजाय नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सियासी मैदान में बहुत कुछ करने के लिए है और पीपल्स पार्टी का बुनियादी मसला ये है कि पंजाब जो एक मेन बैटल फील्ड है इंतखाबात की, यहाँ पर 141 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो आवाम से अपना शेयर ले और इलेक्शन से पहले हर सियासी जमात अपनी जुदागाना हैसियत के साथ सामने आती है और वो अपनी तकारीर से और अपने वादों से आवाम को मुत्तफिक करने की कोशिश करते हैं। तो पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है कि वो ये चाहते हैं कि सिंध में तो वो एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन जो पंजाब है उसकी 100 से ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पर वो परफॉर्म करना चाहते हैं और यहाँ पर उनकी जो मद्दे मुकाबिल सियासी हरीफ है वो मुस्लिम लीग नून है। तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहिमत अगर करेंगे तो फिर इस इंतखाबी मैदान के अंदर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा एक उनकी जेन्युइन इंतखाबी कैंपेन है कि जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि वो पंजाब से लोगों को अट्रैक्ट करें। अच्छा माजिद, आपने जो कि नून लीग का जिक्र किया ना कि लाडले का टैग अवाम के अंदर पसंदीदा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई या जब तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं हुए
तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन ने भी भरपूर कोशिश की कि वो लाडले हो जाएं। उन्होंने अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि नोबडी इज देयर टू टॉक टू मी, मैंने तो ट्राई भी किया है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, हमसे बात की जाए। मुसलसल उन्होंने भी भरपूर कोशिश की, और इससे पहले जब वो इख्तिदार में थे उनका हर फैसला भी इस तासुर का गमाज है कि उन्होंने हर फैसला वही किया जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट को राजी रख सकते थे। कई तो ऐसे फैसले थे जो सियासी तौर पे बड़े हैरानकुन भी थे, जो हमने देखा खास तौर पे कुछ शख्सियात के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर भी ये सोच रहा है कि उनकी लीडरशिप ये लाडला इज़म से दूर रह के पॉलिटिक्स करिए, तो आई थिंक ये बयानिया भी तो ठीक नहीं है फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। उसमें एक नुक्ता जो डिस्कस किया जाना चाहिए वो ये है कि अब उनकी हुकूमत को गए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और गुज़िश्ता 1 साल में जिन सियासी मुश्किलात का उन्हें सामना है उससे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ मिल सकता है। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि पाकिस्तान में मुक़तदरा की हैसियत से सब लोग आगाह हैं, तो इसलिए हर सियासी जमात ये चाहती है कि वो उनकी कुर्बत हासिल करे और उनकी पसंदीदा बन जाए, ताकि उनकी मुश्किलात में इजाफा ना हो बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा हो। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों का अलमिया यही है कि वो जमहूरी निज़ाम पर एतमाद करने की बजाय, अवाम में जाने की बजाय ताकतवर हलकों की तरफ देखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनको वहां से सपोर्ट मिल जाए ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। ठीक हो गया, आसानी पैदा हो। दूसरी जानिब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक अदद अवाम भी है माजिद साहब, और बार बार हम यही कहते हैं कि उस अवाम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि सियासी जमातों की तो हम बात करते हैं, लेकिन उस पब्लिक ने भी तो कुछ सोचा होगा, या उस पब्लिक का भी कोई माइंडसेट होगा। क्या आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में इन सियासी पार्टियों के मंशूर के अंदर, बयानिए के अंदर, या इनके आइंदा के लाए अमल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक इंटरेस्ट की भी है? जी ये एक लम्हा फिक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, बिजली और गैस के बिलों के हवाले से अवाम खासी मुश्किलात का शिकार है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बोझ उन पर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मुआशी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, तो अवाम इस वक्त महज अपनी रोजी और रोटी कमाने के चक्कर में मसरूफ हैं। तो जो मंशूर की जहां तक आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल सियासी जमातों की एक रूटीन एक्सरसाइज है, और मंशूर में किसी भी सियासी जमात के हमें कुछ नया नहीं मिलेगा। तो इन हालात में तमाम सियासी जमातों को बहरहाल अवाम का सोचना चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ अवाम ही हैं जो उनको वोट दे के ऐवानों तक पहुंचाते हैं, और मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि ताकत का सरचश्मा अवाम ही है, और उन्हीं की जो ख्वाहिशात है उनको मद्देनजर रख के फैसले करने चाहिए। माजिद, कुछ सीनियर तज्जियाकारों का ये भी कहना है, मैं कॉलम पढ़ रहा था 1-2 जिसमें, चले मैं नाम ले लेता हूँ, सोहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि खदशा ये है कि अगर तहरीक इंसाफ को अपनी कैंपेन का उतना चांस नहीं भी मिलता कॉर्नर मीटिंग्स का या जलसों का, तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो उन्होंने विद द टाइम डेवलप किया है, उस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी की है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी बेस पर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन 8 फरवरी सोशल मीडिया की ताकत से वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखती है तहरीक इंसाफ, और बजाय लगता भी है। बाकी जमातों के पास ये टूल नहीं है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ अपनी कैंपेन्स में लोकल सतह के ऊपर जो उम्मीदवार आने वो लगे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो सोशल मीडिया फैक्टर है, आपके ख्याल में दीगर पार्टीज, खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको खाइफ होना चाहिए इससे? इसके लिए कोई बंद बांधना चाहिए कि ये इन दी ऑन द जजमेंट डे जिसे कहना चाहिए, कहीं पासा पलट ना दे ये सोशल मीडिया वाला फैक्टर जो है? मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में सोशल मीडिया को प्रैक्टिकल प्रेजेंस में कन्वर्ट करना ये तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान होगा। अच्छा, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जब लाहौर में गुज़िश्ता साल एहतजाजी तहरीकें चल रही थी, तो हम्माद अजहर साहब और यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन साहिबा के ट्वीट्स के ऊपर 18-18, 20-20 हजार लाइक्स होते थे, लेकिन भाटी चौक में और मीनारे पाकिस्तान पे उस वक्त 300-400 अफराद मौजूद होते थे। तो सोशल मीडिया की एक कंट्राडिक्शन है कि सोशल मीडिया को जब आप कन्वर्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रेजेंस के अंदर, तो उसमें तहरीक इंसाफ को बहरहाल इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर तो इलेक्शन नहीं होने, उसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन जाना पड़ना है, वोट कास्ट करना पड़ना है, वहां पे अपने गली मोहल्ले के अंदर लोगों को मुतहर्रिक करना पड़ना है। तो ये वो सारे काम है जो प्रैक्टिकली होंगे, उसके लिए सोशल मीडिया का होना जरूरी नहीं है। तो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो 8 फरवरी को या किसी भी इलेक्शन में परफॉर्म करे,
तो उसके लिए जमीनी तौर पे उन्हें मुतहर्रिक होने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और आखिर में मैं आपसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र मैं किया था, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि एक बड़ी धूम के साथ ये पार्टी बनी, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा जो एनर्जीज है ना वो उतनी नजर नहीं आ रही, हमें एनर्जी कम हो गई है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप 8 फरवरी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मसला ये है कि वो कोई नजरियाती जमात नहीं है और वो मजबूत इंतखाबी उम्मीदवारों का साथी जमात है जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। तो इलेक्टेबल्स की बहरहाल अपने अपने देहाती इलाकों में या नीम शहरी इलाकों में प्रेजेंस होती है। और मैं 2002 की मिसाल देना चाहूंगा, उस वक्त भी एक नेशनल अलायंस बना था जिसने इलेक्शन के अंदर तकरीबन 13 कौमी असम्बली की सीटें हासिल की थी। तो ये अपने अपने इलाकों के इन्फ्लुएंशियल्स हैं, तो अगर ये समझते हैं कि अवाम इनको किसी नजरियात की बुनियाद पे वोट देगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपने धड़े और अपनी बरादरी की सियासत को ही आगे लेके चलेंगे और वो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है जितने उनके बड़े नाम हैं शायद वही जीत सकें। बाकी ये समझना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी या उनकी बहुत ज्यादा अवाम में पेनिट्रेशन है, मैं ऐसा नहीं समझता। ठीक है, फ्री बिजली के बावजूद भी ये नहीं होने वाला। माजिद, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आई होप कि दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस। ये तजियाकार सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी अपनी राय का इज़हार कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, कल एक बड़ा अहम केस अरमला, एज वी नो पूरी कौम की नजरें भी इसके ऊपर थी क्योंकि मामला ऐसा था, सारा इनाम कत्ल केस अगर आपको याद हो, शाहनवाज अमीर जो इसके मुजरिम हैं जिन्होंने अपनी अहलिया को जिन पे कत्ल करने का इल्ज़ाम था, कल उन्हें इस जुर्म में इस्लामाबाद अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। अदालत ने मुजरिम शाहनवाज को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना साहब ने यह फैसला सुनाया और जो मुजरिम है शाहनवाज, उनकी वालिदा समीना शाह को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अदालत ने उनको बरी कर दिया। लेकिन जो शाहनवाज अमीर हैं जो कि बड़े मारूफ सीनियर सहाफ़ी के साहबजादे भी हैं, उनको कल सजाए मौत दे दी गई। इस पर जो सारा इनाम के वालिद हैं जो कनाडा से मुसलसल इस मुकदमे की अमला पैरवी करने के लिए आ रहे थे, साबिक सफ़ीर भी हैं, सिफारतकार भी हैं, उन्होंने इस फैसले पे इत्मीनान का इजहार किया है कि अदालत ने बल्कि आई थिंक आई एम मिक्सिंग दिस केस, आई एम सॉरी, वो मुख्तलिफ है। उनके वालिद ने बहरहाल जो सारा इनाम है उन्होंने इस मामले पे इत्मीनान का इजहार किया है और इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। बिल्कुल, सारा इनाम कल केस के हवाले से हम बात कर रहे थे, मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। 476 फॉर 7 ताजा तरीन स्कोर है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 476 रन, 7 खिलाड़ी आउट, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग जारी है। फॉर द टाइमिंग ब्रेक है खेल के अंदर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जारी है। और आज की हाईलाइट आमिर जमाल जो कि डेब्यूटेंट हैं, उनकी 4 विकेटें हैं जो कि उन्होंने अपने पहले मैच में ली हैं। पहला दिन भी ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के नाम रहा था, हमने कुछ हद तक ये नाम किया था उनके कुछ कैचेस वगैरह छोड़कर। डेविड वार्नर 164 उन्होंने बना डाले थे पाकिस्तान के खिलाफ और उस्मान ख्वाजा भी 41 बनाए थे, अच्छा कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, ओपनिंग शराकतदारी भी ठीक थी। खैर उसके बाद की जी सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है, हम आपको स्कोर कुछ हद तक बता चुके हैं। उस्मान ख्वाजा के हवाले से जो एक बात हमने शुरू में भी आपको बताई, फ़लस्तीनियों पर जो मजालिम हो रहे हैं उस पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब मैं फ़लस्तीनी बच्चों को देखता हूँ मुझे अपने बच्चे याद आते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं रुक सकता एहतजाज करने से। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे साथ अवैस मौजूद हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे हम इस पे बात करते हैं। बिल्कुल अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, मैंने कहा शायद कहेंगे ऑल द वे लाइव फ्रॉम पर्थ। हमें अल्लाह करे आप पर्थ से हमें अपडेट करें, लेकिन हमें मुश्किल लगता है ना फिर जब आप लोग जाते हैं तो फिर टाइम जोन्स का डिफरेंस हो जाता है। जितने बहंगम ऑफिशियल्स और स्टाफ जा रहे हैं तो आपका जाना भी बनता है, आप जा सकते हैं। अच्छा अवैस ये बताएं, आप मैच तो फॉलो कर रहे हैं, फेंटी भी देख रहे हैं जो पड़ी है कभी, मतलब थोड़ी बहुत। इमरान ने तो सुबह प्रेडिक्ट कर दिया, कोई पता नहीं हम 1000 तक भी उनको पहुंचा दे। नहीं, सारे मिलके 1000 सारे मिलके 1000, वही कह रही हूँ। तो आप कैसे देखते हैं जी मैच को? देखिए, एक तो आपको पता है कि क्लियरली पता लग रहा है कि आपके पास एक जो टेरर क्विक फास्ट बॉलर है उसकी कमी महसूस हो रही है पाकिस्तान को। कल भी आपने कमेंटेटर्स को सुना था, वो यही बात कर रहे थे कि टेरर क्विक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो पाकिस्तान ऑब्वियसली मिस यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि अगर मैं तीनों फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली हार्डली किसी ने 140 टच किया है। शाहीन अफरीदी हमारे लीडिंग फास्ट बॉलर, लेकिन अभी भी उन्होंने 140 को कोई टच नहीं की बॉल। आप देखें 133 136 पे कंसिस्टेंटली वो बॉलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी रेट बड़ा आपका अच्छा रहा है, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे आपको विकेट्स भी लेनी पड़ती हैं। स्ट्राइक फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ।
कल स्लॉपी फील्डिंग भी आपकी रही, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स का एक जो मोराल है वो भी फिर नीचे गिरता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरती है। लेकिन अगर कल की निस्बत में आज की बात करूं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आज अच्छी है फास्ट बॉलर्स की। स्पेशली आमिर जमाल की बात करें, 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, जो कि एक आपका रिदम होता है वो नजर आ रहा है जिस तरीके से फिनिश करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आज पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप खुर्रम शहजाद की बात करें तो ये लड़के वो हैं जो डेब्यूटेंट हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन एक नजर आता है ना कि जब आप लंबे फॉर्मेट्स खेल के आ रहे होते हो, 4 डे ज्यादा अपनी खेली होती है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो हाँ लंबा घोड़ा है, वो अपना दौड़ेगा ये वाला। तो खुर्रम शहजाद ने कल जिस तरीके से स्टार्ट भी किया था, आपने देखा उस्मान ख्वाजा को उन्होंने तंग भी किया लेट स्विंग के साथ, तो एक प्रोस्पेक्ट आपको अच्छा लगा। लेकिन जो बात है ना रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेने की, वो आपको कल भी कमी महसूस हो रही थी। हारिस रऊफ का ना होना, फिर उसके बाद नसीम शाह जो एक फैक्टर है, वो हम बार बार बात करते हैं कि उनका ना होना, जो कि वो एग्रेशन प्रोड्यूस करते थे, एक एंड से प्रेशर डालते थे, दूसरे एंड से शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक करते थे, वो चीज कॉम्बिनेशन आपको अभी तक स्टिल मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आपको पता है बहुत मुश्किल होता है एशियन टीम्स के लिए स्पेसिफिकली। मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी भी टीम को देखें जिसने टूर वहां पर किया, आज तक वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, लेकिन वो टीम हमेशा कामयाब होती है जो इनके खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच से जाती है। इंडिया 35 में पूरी टीम आउट हुई थी, वापस जब अगले टेस्ट मैचेस में आती वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ वापस आए थे, तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है यहाँ पर। मैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सब एक ही बात कर रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी अ बॉल वर्सेस बैट गेम। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात नहीं कर, ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैट्समैन, क्योंकि जिस वक्त टीम भी आपने सिलेक्ट की पहले टेस्ट मैच के अंदर, तो अगर आप लाइनअप देखें तो साफ पता लग रहा था कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर या डर है कि बैटिंग थोड़ी लंबी कर लें, क्योंकि उनकी बॉलिंग तकड़ी और इस कंडीशंस में वो टफ टाइम देंगे आपको। पिच थोड़ी सी, आपने कल भी इमरान भी देखा होगा कि स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में आपको थोड़ा निप मिला है पिच में, तो उसके बाद कुछ आज सच ज्यादा कैरी नहीं हुआ, क्योंकि आमिर जमाल या खुर्रम शहजाद की मैं बॉल देख रहा था कि नी हाइट पे सरफराज अहमद जो उनसे उसको वो टेक कर रहे थे। तो देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स इस पिच पे किस तरीके से टफ टाइम देते हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपकी महसूस हो। दूसरी तरफ क्या ये जो पेस है रन स्कोर होने की, क्या ये इज इट एन एवरेज और नॉर्मल पेस? आई मीन अब तक तकरीबन 550 रन बन जाना है, आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल से तेज है? और अगर हाई स्कोरिंग मैच भी होता है तो तब भी मैच अपने डिसीजन की तरफ या फैसले की तरफ संभव जा सकता है, चूंकि अभी 1.5 दिन तकरीबन हुआ है और 550 रन बने हैं। इज इट अ राइट पेस या आपको लगता है स्लो या तेज है? इमरान भी एक चीज आपको पता, अगर 3 कंट्रीज की मैं बात करूं ना, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने आपको पता अभी तक स्टिल टेस्ट मैच का जो एक चार्म है उसको बरकरार रखा है, जिस तरीके से वो आखिरी दिन तक लेके जाते हैं, आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं। आपको पता है जिस तरीके से फाइटिंग की चलती रहती है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो उसको देखते हुए तो उनकी भी ख्वाहिश होगी कि एंटरटेनमेंट हो, 5 दिन तक ये अपना मैच टेस्ट मैच चले। लेकिन अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं, जितनी तेज क्रिकेट इस वक्त हो चुकी है, आपको हार्डली, अगर आप बहुत पहले चले जाए तो टेस्ट मैच के अंदर एक दिन में कितना स्कोर होता था? 250 होता था, 250 स्कोर हो जाता था। अब आप देखें तो 400 स्कोर भी एक दिन के अंदर होता है। तो वो पेस तो आपको पता है, डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट दिया था, आपने कैच छोड़ा था, उसने आपको हर्ट तो किया, 164 रन बनाए हैं, तो उन्होंने वो हर्ट तो किया आपको पेस के साथ। इकोनॉमी रेट बॉलर्स की आप देखें तो इकोनॉमी रेट 4 रन पर ओवर चलती हुई आई है, लेकिन एक अच्छी चीज जो हमेशा ऑस्ट्रेलियंस की होती है कि वो अगर एक ओवर उनका मेडन निकलता है तो अगले ओवर में उसका कोटा पूरा कर देते हैं, वो बाउंड्रीज लगा। अच्छा, ये डेविड वार्नर के साथ क्या रोमांस है हमारी टीम का या हमारे फील्डर्स का? आई मीन हर मैच के अंदर हम उसे एक चांस देते हैं, इतना कलीदी चांस देते हैं, और फिर वो भी उस हर एज पर एसओपी हर चांस के बाद वो 100-150 मार के जाता है, इधर इट्स वनडे और टेस्ट मैच, फेंटी लगा के जाता है। हाँ, मतलब ये क्या हमारा कोई रोमांस है, कोई हमारी सेटलमेंट है, कोई हमारा क्या है ये, व्हाट इज इट? वो हमेशा ना जब भी पाकिस्तान की सीरीज होती है परिजात की तरह आता है कि बिल्कुल एकदम आपको फेंटी लगाता है। हमें मसला ये है कल इस वक्त आप इसका निक परिजात ही रखना पड़ेगा हमें। डेविड वार्नर को डेविड परिजात वार्नर। कल भी मैंने एक चीज देखी थी, हमारे फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूं तो एक वेल डायरेक्टेड, आप जब बात करते हो ना ब्लॉक बॉल डिलीवरीज की बात करते हो या गुड लेंथ स्पॉट की, एक और चीज होती है फास्ट बॉलर की, वो होती है वेल डायरेक्टेड आपकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज। आपने जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज कल करवाई है अपना डेविड वार्नर को, आपने भी देखा होगा लेग साइड पे एक जा रही है, एक या किसी ने वो टारगेट किया डेविड, तो फेस की साइड होती है, शोल्डर साइड की, जहां पर वो एज दे सकें। फिर आपको पता है जिस तरीके से वो एग्रेसिव खेलते हैं, शॉट उनकी बहुत डिफरेंट इम्प्रोवाइजेशन शॉट्स में उनकी आ गई है, तो एक बड़ा प्री प्लान आपको चलना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना एक अच्छी, वैसे एक बात करूं तो शान मसूद की कल कप्तानी मुझे अच्छी लगी थी फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक, अगर मैं देखूं, ठीक है कैचेस आपने ड्रॉप्स, लेकिन
जिस तरीके से कल आपने आउट किया अपना स्मिथ की बात करें, आपने उनको प्री प्लान आउट किया, उसके बाद आपने उस्मान ख्वाजा को प्री प्लान आउट किया, तो कप्तानी आपकी नजर आई थी, फील्ड प्लेसमेंट आप किस तरीके से ट्रेविस हेड को आपने आउट किया, तो किस तरीके से आप कप्तानी जो सी फील्ड प्लेसमेंट के अंदर करते हो वो चीज आपको नजर आती है। लेकिन जितना स्कोर बन चुका है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान टेस्ट की, आपको पता है कि तीसरी और जो चौथी इनिंग्स होती है जब भी हम करते हैं तो हमारी लिए एक डेथ का एहसास होती है अपना, क्योंकि वहां पर हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस से अप्रोच के साथ यहाँ जाता है। बाबर आजम पे So what would be the right approach if I ask you Wes? Right approach क्या होगी पाकिस्तान की? देखिए 500 प्लस तो होता दिख रहा है हमें, आई मीन हो रहा है। देखिए राइट अप्रोच आपकी एग्रेसिव है, आप शैलो में नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको कि मैं मिचेल स्टार्क या हेजलवुड के आगे टिक टिक लगा रहा हूँ करने, तो भाईजान वो टिक टिक नहीं, वो 2 मिनट के बाद आपको निकालेंगे। कल एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग, मैं ऑन लाइटर नोट कहूंगा, ट्विटर के ऊपर एक चल रहा था मैच से पहले जब इमाम बैटिंग कर रहे थे नेट्स के अंदर, तो 2 स्नेकें लगी, ऊपर लोगों ने लिखा या अल्लाह खैर करी। तो मैं कहता हूँ कि इमाम को एक अच्छी इनिंग्स आज खेलनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान विकेट्स नहीं देता स्टार्ट के अंदर, अगर आप मैं कहता हूँ कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो जाते हो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है, तो पाकिस्तान इस मैच के अंदर आ सकता है। शान मसूद अच्छी निक में नजर आ रहे हैं, 200 स्कोर भी उन्होंने किया। बाबर आजम पे अगर बात करूं, कप्तान अब वो है नहीं तो प्रेशर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। कल भी आपको पता, थोड़ी देर के लिए कैमरा उन पे गया तो कमेंटेटर्स उन पे बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। फिर उसके बाद आपका सलमान भी आपके पास मौजूद है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये कंडीशंस डिफरेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, बाउंसी ट्रैक है। लास्ट मिनट है, शाहीन शाह अफरीदी 21 बरस के दौरान महंगे तरीन इब्तदाई ओवर्स, शाहीन तीसरे बॉलर आए इस कैटेगरी के अंदर, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, ओहदे उनके बढ़ते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी घटती जा रही है। योर टेक लास्ट में। ये अरमला से पूछे ना, ये लोग पीछे पड़े हुए थे, कप्तान बना दो कप्तान। मैं पीछे पड़ी हूं, आप बहुत पे इल्जाम लगा रहे हो। वैसे मैंने नहीं कहा, ये लाहौर कलंदर्स की बात है, लाहौर कलंदर्स की सपोर्टर थी बस। He's a strike fast bowler, लेकिन एक बात अगर मैं देखूं ना, तीनों फास्ट बॉलर्स को जिस वक्त टूर्नामेंट में खेल रहे हैं इमरान भाई, तो he's carrying fatigue, आपको पता लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। मैंने कहा ना कि शाहीन टच करता है 145 144 के करीब, लेकिन आज नहीं हो रही उनसे, वो फटीग कैरी कर रहे हैं। ऊपर से आपने एक नई जिम्मेदारी दे दी कि टेस्ट मैच की वाइस कप्तानी भी आपने शाहीन शाह अफरीदी को दे दी है, तो अब वो किस तरीके से इसको कॉप अप करते हैं। कल भी आप बहुत शॉर्ट ऑफ द लेंथ वो बॉल करवा रहे हैं शाहीन, जो कि आपको याद है एक नाम बन शाह अफरीदी का स्टार्ट में इंटरवल्स पे विकेट्स लेना, वो चीज नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, बस हम शाहीन को यही कहना चाहेंगे कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के हमने ऐसे मोटिवेशनल शेर ही कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पे बैठ के। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्रिकेट को हमने डिस्कस किया और हसन पे इल्जाम लग गया, एक्चुअली लाहौर कलंदर्स पे लग गया, और ये कुछ हद तक दोस्त भी है। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सर्दियों का मौसम, बारिश ये आजकल की सूरत हाल है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ ड्राई वेदर, फोग भी बहुत ज़्यादा है। हमने ज़रूरी समझा कि हम मौसम पे थोड़ी सी बात कर लें। आज से एक मगरबी क्या कहना चाहिए डिस्टर्बेंस बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी लाएगा, और इसके बाद मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर आएगी। बारिशों का सिलसिला 15 से 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। कहाँ कहाँ ये बारिश होनी है, दिसंबर की आज 15 तारीख है, लेकिन बारिश को हम तरस रहे हैं। ना वो भीगा भीगा दिसंबर है, ना वो भीगी भीगी तन्हाई है, इस पर पोएटिक वर्सेस। तो ये हो क्या रहा है? इस वक्त हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस पे हमें क्या बताते हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सर्दी की बात करें, दिसंबर का मिड हो गया है आज, और वो जो सर्दी हम दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसी कोई सर्दी का नामो निशान तक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी, ऐसे ही बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक उस तरह की सर्दी नहीं आई। अमूमन यही होता है कि दिसंबर के मिड के बाद कुछ उसका ज़्यादा असरात देखने को मिलते हैं, ख़ासकर जब कोई वेव ऐसी आती है जो बारिश और बर्फबारी बरसाती है, तो फिर उसके बाद ज़्यादा कोल्ड एयर नीचे पेनिट्रेट करती है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ज़्यादातर ड्राई वेदर ही जा रहा था। नवंबर के लास्ट वीक में एक्सपेल हुआ बलूचिस्तान की तरफ कुछ बारिश वारिश का, बाकी तो बिल्कुल ड्राई रहा। तो उस वजह से कुछ जो है ना, जिसे कहना चाहिए जो साइबेरियन हाई है, वो इतना बहुत ज़्यादा मतलब उसके असरात नीचे तक नहीं आए हमारे एरिया तक, तो उतनी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी। लेकिन ये जो वेव गुजरे की इम्कान है कि बलूचिस्तान में किसी जगह पर कोई बर्फबारी भी हो सकती है, कोयटा की वादी में और ऊपर चमन ज़ियारत वगैरह की तरफ। तो बाकी हमारे इलाकों में बारिश का क्या सिनेरियो है? बारिश क्यों नहीं हो रही, क्या वजह और होगी?
सर्दियों में खास तौर पे? जी जी बिल्कुल इम्कान तो है, लेकिन ये भी कोई हल्का सा स्पेल है, कोई इतना इसमें खास सिग्निफिकेंट नहीं है। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में तो मॉडरेट बारिश है, ज़्यादातर लाइट रेन है। इस तरह केपी के पहाड़ी इलाकों में और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान साइड पे है कुछ ना कुछ मॉडरेट सी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तो फिर जाहिर है ये वेव जब गुजर जाएगी 17 को पास आन हो जाएगी पाकिस्तान से, तो फिर इम्कान है कि कुछ कोल्ड एयर उसके पीछे आए और सर्दी बढ़ जाए। लेकिन दिसंबर में कोई इतना ऐसा सिग्निफिकेंट आगे बिना कोई जो बकिया दिन है उसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है कि जो बहुत ज्यादा अच्छी बारिश और अच्छी बर्फबारी बरसाए। वो जनवरी में ही कर सकते हैं उसकी, जनवरी में। और ये फॉग वाला जो फिनोमेना है ये अभी चूंकि स्टार्ट हुआ है, क्या ये प्रोलॉन्ग करेगा? जी जब तक देखिए कंडीशंस ड्राई रहती है ना तो फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो अभी 2-3 दिन इसमें कमी आनी चाहिए। कल के बाद जो है बादल आएंगे और फॉग की जो शिद्दत है उसमें कुछ कमी आएगी रहेगी, तो फिर भी लेकिन जाहिर है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। लेकिन डर यही है कि 17-18 के बाद दोबारा से डेंस फॉग हो जाएगा। ओवरऑल हम यही समझे सरदार साहब के जो सर्दी का स्पेल है ये शॉर्ट है इस दफा, ऐसा लग रहा है? शॉर्ट इस लिहाज से कह सकते हैं आप कि अभी तक तो इतनी बहुत सिग्निफिकेंट सर्दी नहीं पड़ी। और आप आगे देखें, वैसे ओवरऑल फोरकास्ट आपने देखी होगी, उसमें यही था कि जो जनरली मतलब पूरे सीजन के टेम्परेचर्स मामूल से कुछ ज्यादा ही दिखाई देते हैं मॉडल। राइट सरदार, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मदू करते हैं। आप तशरीफ लाते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल मौसम की सरदार सरफराज बताए थे। खुश्क सर्दी है भाई, अपनी हिफाजत करें, ये हड्डियों के अंदर जाती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव। प्रज्ञान के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का, जिसमें आज स्पेशल पर्संस के हवाले से वकार मलिक और फैरा फैज कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में भिखारी हैं और मेरा ख्याल है उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेंटली या फिज़िकली अनफिट होंगे, लेकिन बेशतर लोग मेंटली और फिज़िकली फ़िट होने के बावजूद एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन अगर उसके बरक्स पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की बात की जाए जहाँ पर खसूसी लोगों को भी फारिग बैठने नहीं दिया जाता, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना माशी बोझ जो है वो उसको खुद उठा सकें और किसी दूसरे के ऊपर बोझ ना बने। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद मलिक। वकार साहब, मुझे ये बताएं कि एक फिजिकली या मेंटली अनफिट इंसान जो है वो किस तरह से अपना माशी बोझ जो है वो खुद उठा सकता है? आपने एक सुना होगा, आई एम श्योर कि हुंजा एक ऐसी वादी है जहाँ पे कोई भिखारी नहीं है। ठीक है जी, एक भी भिखारी नहीं मिलता। अच्छा, ये मैंने विटनेस भी किया खुद। ओके फाइन। अब मसला ये होता है कि ये यहाँ तक तो जुमला या यहाँ तक काफ़ी नहीं है। हमें चाहिए ये कि एज ए टूरिस्ट हम जब किसी जगह जाते हैं तो हमें जब एक फिनोमेना, एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि सरप्राइज लिए होती है, तो हमें उसके अंदर जाना चाहिए कि ये क्यों है। ठीक है, तो उसमें फिर परतें खुलती हैं, फिर लेयर दर लेयर जो है वो आप अंदर जाते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई महज इत्तेफाक है। ये तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता ऐसा। जो कुछ भी होता है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंसानी काविश होती है, इंसानी नीयत होती है। कुछ लोग जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इस तरह नहीं होता कि वैसे ही बस वो हुंजा है उसमें कहाँ वहाँ पे कोई भिखारी नहीं, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पे अगर बच्चे जो हैं वो भी कभी आपने कभी किसी टूरिस्ट ने ये नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा जो है उनके पास कोई मांगने आया, वाला टूरिस्ट प्लेस पे इस तरह बच्चों को आदत पड़ जाती है। भाई वजह क्या है, क्यों नहीं मांगने आता? तो जब हम उसको देखेंगे कि वो क्यों नहीं होता तो फिर हमें आइडिया होगा कि अच्छा ये वजह है, और अब हम अपने खित्तों पे या अपने इलाके में या जहाँ पे हम आए वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक आपने वो कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो भिखारी हैं जो कि मेंटली और फिजिकली चैलेंज भी नहीं है, और या फिजिकली चैलेंज हैं भी तो बहुत सारे भिखारी ऐसे इनको बना दिया गया है, ये जिस तरह बच्चे अगवा हो जाते हैं, ये पूरे एक माफिया है। माफिया, एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अगर वैसे नॉर्मली एक हाउस होल्ड में कोई ऐसा बच्चा हो जो कि मेंटली उसका स्टेबल ना हो या फिजिकली, तो सोसाइटी उसको बड़े अजीब से तरीके से देखना शुरू कर देती है। अच्छा, हम एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे लोगों को, एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब एक ऐसी सोसाइटी, जब हम हुंजा को एज अ केस स्टडी ले रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे 1996 में आई थिंक पहला सर्वे उन्होंने किया और उसमें देखा गया कि पूरी हुंजा वैली के अंदर कितने लोग हैं जो कि मेंटली चैलेंज हैं या खुसूसी अफराद हैं। उसके बाद वो पूरा सर्वे करने के बाद ये पहला डाटा
उनके पास आ गया और उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअली हर बंदे पे बड़ी मेहनत की। क्योंकि देखिए, एक हो सकता है कि क्लास है, उसकी एक IQ लेवल जो है वो 100 है या 120 है, जो भी है, उसको तो आप एक ख़ास तरह की कोई भी एक्टिविटी एक ग्रुप में समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो फ़र्द होता है उसको आप एक ग्रुप में मतलब नहीं समझा सकते ना, फ़र्द टू फ़र्द, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की ये क्या कर सकता है, तो इसके लिए बड़ी एफर्ट चाहिए। उन्होंने वो एफर्ट की, उन्होंने देखा कि यार एक जो बंदा है वो हो सकता है कि ऑटो पे क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो कारपेट जो है वो बनाते हुए यूँ कर सकता हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई तुमने यूँ करते रहना बस, ठीक है, यूँ करते रहना। किसी ने देखा कि उसने रुई या कोई ऐसी चीज़ जो है उसको वो साफ़ कर सकता है यूँ करके, ये भी एक ऑटोमेशन सा है, तो ऑटोमेटेड सा है। तो उन्होंने हर बंदे को देखा कि वो कर क्या सकता है, उसकी सलाहियत के मुताबिक उनकी सलाहियत जो भी उस वक्त वो कर सकता था। फिर जो अभी हाल ही में मेरा विजिट हुआ तो वहाँ पे जो कार्डो क्राक्रम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बड़ा कमाल मैंने देखा कि वो सारे लोग, वो बच्चे ही हैं बेसिकली, तो वही काफ़ी उम्रें भी थी, लाइक 70-80 की भी थे या 60-70 की भी थे, लेकिन बहरहाल वो बिल्कुल बच्चों की तरह थे वहाँ पे। उनको बच्चों की तरह ही रखा भी जाता है, बहुत केयर की जाती है। मुझे बड़ा मुतासिर हुआ जब उन्होंने कहा कि इनको सुबह इनके आने का कोई टाइम उस तरह फिक्स नहीं है, ताकि इन पे ना वो कोई प्रेशर ना पड़े। रिलैक्स तो माइंड इनको बस रटा दिया गया कि यहाँ से लेके तुमने यहाँ आना है, आना है, आना है, आना है। वो आ जाते हैं 9 बजे को 10 बजे, वापस उनको ड्रॉप किया जाता है घरों में, एक एक करके, लेकिन आने का उनका टाइम फिक्स नहीं रखा गया। अच्छा वकार साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो मखसूस अफराद हैं, जब इनको इस तरह की किसी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व कर देते हैं या उनको बिजी रखते हैं, तो उनकी नफ्सियात पर कितना असर पड़ता है? एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आना, थेरेपी है ना बेसिकली। देखें ना, एक है वो कहते हैं कि इसकी दो, जब मैंने वहाँ से बात की कार्डो, उन्होंने कहा जी इसकी 2 फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी हो जाती है, वो काम करता है, वो रिलैक्स होता है। एक जैसों के साथ, यानी बाकी भी जो दोस्त उसके हैं वो भी वैसे ही होते हैं, उनके साथ उसकी गपशप होती है। सेकेंडली ये कि वो बिज़ी रहता है, और फिर घर वालों की नज़र में अब वो एक कमाऊ है, नकारा नहीं है, उसकी फिर एक अहमियत बढ़ जाती है, माशरे की नज़र में भी, उसके घर वालों की नज़र में भी, कि वो कमाने वाला है। सेकेंडली ये है कि वो उसको खुद भी जो है साइकोलॉजिकल थेरेपी और उससे वो गुजरता है, तो उससे ये है कि वो ज़रा अच्छा रहता है। फिर उन्होंने वहीं पे उनको और ये डिफरेंट मैं बात करूँ, सिर्फ ये कार्डो है, कार्डो के अलावा भी एक स्कूल है अलियाबाद में, डिफरेंट जगहों पे। एक चीज़ जो बड़ी मैंने मसला देखी वो ये थी कि कार्डो ने भी यही किया होता और उन्होंने भी यही किया होता कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, और काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा ये इनमें डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें बजा के ये फिर ख़ुद ही म्यूज़िक लाइक प्ले करते हैं, क्रिएट करते हैं, और खुश होते हैं, नाचते हैं, और म्यूज़िक जो है एज अ स्किल इनको सिखाया भी जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए ना कि कितनी बड़ी थेरेपी है कि आप काम कर रहे हैं, वो है आप एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे हैं, दूसरा है, तीसरा जो है कि आप म्यूज़िक आपको उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और चौथा जो है कि आप माशियात या अपनी जो मामलात हैं उनको आपने सीधा किया हुआ, या आप कोई बोझ नहीं है किसी तरह का भी। अब ये इमेजिन कीजिए कौन सी सोसाइटी कर सकती है जो कि इंतहाई रिस्पॉन्सिबल, जो समझती है कि जो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो बच्चे हैं, वो ख़वातीन हैं, वो बूढ़े हैं, वो तमाम लोग जो हैं उनको अलग-अलग जो है उनको करना है, एड्रेस करना है उनके मसाइल को। उसी में उनकी नज़र जब पड़ जाती है इन लोगों पे, तो वो कहते हैं नहीं ये भी तो हमारे जैसे हैं, इंसान है, माशरे का हिस्सा है, ये हम किस तरह इनको, उनको भी वो उस माशरे का हिस्सा बना दें। तो वकार साहब, एंड पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हुंजा में ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट की जा रही है ख़ास लोगों के लिए, इसको हम पाकिस्तान के जो बेशतर हिस्से हैं उनमें किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये ना जो अमूमी तौर पे इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं, उसमें आखिरी सवाल आपका सबसे मुश्किल होता है। अच्छा, ये अब इस सवाल का ये, क्योंकि उसमें हम हल तलाश करते हैं। आई थिंक कि अगेन आई थिंक कि आप एक्सपेक्ट कर रही होती हैं एक साइंटिफिक जवाब, इमोशनल नहीं या किसी और तरह का नहीं, बुनियादी तौर पे लॉजिकल, या किस तरह हो सकता है, लॉजिकली किस तरह हो सकता है। लॉजिकली आई थिंक कि कम्युनिटी एक्चुअली अब हम हुंजा को देखते हैं तो एज अ कम्युनिटी एक स्ट्रेंथ, एक तो उनकी अपनी शनाख्त के किसी बुरान का शिकार नहीं है। यही मामला खैर नीचे कुछ और तरह के मामलात हैं। दूसरा ये कि जो शनाख्तें हैं वो उन पे हम इतना मुज़र हैं अपनी शनाख्तों पे कि हम किसी और की शनाख्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी उस शनाख्त के अंदर चली गई है, और हम इतने ईगोसेंट्रिक हो गए हैं, इतने अनापरस्त हो गए हैं। मैं अमूमी तौर पे एक मिसाल दिया करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में या हुंजा की जब अभी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक फ़र्द उठता है और वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि फ़लाँ जगह पे
डस्टबिन होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वो ताकि उनके लिए सहूलत हो वो उसमें फेंक दें। तो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होंगे तो वो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि अगर वो वाली सोसाइटी है तो 99% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करेंगे इस आइडिया को और वो कहेंगे कि अच्छा करना कैसे है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जहाँ पे बात कर रही हैं वहाँ पे जो मेरे आंखों देखे मामलात हैं वो ये हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा बात कर ले तो 90% तो उठ के ये कहेंगे कि नहीं ये नहीं, अगर ये इसकी बजाय अगर हम फलां कर लें, ठीक है जी, अब एक और कहेगा इसके बजाय फलां कर लें, करते करते वो सारा दही की लस्सी वस्सी बना के आखिर पे होना कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। तो उनकी एक चीज़ जो है वो कम्युनिटी है। हमारा कम्युनिटी का तस्वर नहीं है। तस्वर इस तरह एक शहर है, बहंगम फैलते चले जा रहे हैं। अगर उनको किसी तरह ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया जाए, लाइक 400-500 घर और उसी के अंदर स्कूल और उसी के अंदर सारा कुछ कैटेगराइज कर दें, इस तरह कर दें, तो ताकि उनकी शनाख्त जो है वो कम से कम एक ब्लॉक या उस तरह होना शुरू हो जाए और वो अपने उन मसाइल को टेकअप करना शुरू कर दें। अब हम अचानक उठ के कहते हैं जी वो तो पाकिस्तान में 1 करोड़ जो है या उससे ज़्यादा जो है वो भिखारी है, उसको कैसे हल करेंगे? तो वो कैसे स्टेट कैसे हल करेगी? कहीं माशरती निचले लेवल पे जाके हमें कुछ दर्जा बंदी करने की ज़रूरत है और वो दर्जा बंदी जो है वो फिर स्टेट जो है कुछ ह्यूमैनिटेरियन मामलात ऐसे हैं जहाँ पे वो इतनी स्ट्रिक्ट हो कि इनकी जो दूसरी शनाख्तें हैं जिन पे ये बहुत मुज़र रहते हैं, जिन पे ये अनापरस्त वाला मामला हो जाता है, ये बिल्कुल पीछे हट जाए। ये पीछे हट के और जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मामला है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन रहे और वहाँ पे एक कम्युनिटी का जब तक तस्वुर नहीं होगा उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी आबादी को, यानी 23 करोड़, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, और कोई भी बड़ा मसला आप उठा के देख लें और हम कहते हैं कि ये कैसे हल होगा, तो कोई ऐसा हल नहीं है कि कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ किसी इमारत में बंदा बैठा हुआ है एक दिन यानी 1 महीने में वो कुछ हल कर देगा। ये नीचे किसी जगह पे आपको कुछ तो पावर्स नीचे तकसीम करनी पड़ेंगी, निचले दर्जे पे, और दूसरा जो है वो उसको कैटेगराइज या उसको दर्जा बंदी में लेके आना पड़ेगा। कम्युनिटी का कोई तस्वर पैदा करना पड़ेगा, कुछ शनाख्त का ऐसा तस्वर जिसमें उस लोकेलिटी के अंदर रहते हुए मुझे पता होगा ये मेरी है और यहाँ पे मेरा स्कूल है, यहाँ ही मेरे बच्चों का स्कूल है, यहीं पे यहाँ पे सारी गलियाँ हैं, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना, ये तमाम चीजें जो हैं मतलब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ओन करना है। और आखिर में मेरा ख्याल है कि वो फिर वही बात वही हो जाएगी कि हमने किसी और सेगमेंट में की भी थी कि तब्दीली जो है वो 1 महीना या वो एक प्रोसेस ऐसा नहीं है। पसमानदा मुआशरे जो होते हैं वो जब तब्दीली का ख्वाब देखते हैं और कोई बंदा ऐसा होता है जो अक्लमंद होता है और वाकई वो तब्दीली का ट्रू ख्वाब देखता है तो वो फिर आपको बताता है कि आज से हमने तब्दीली का सफ़र शुरू कर दिया और हमें सिर्फ 25 साल लगेंगे, हम तब्दील हो जाएंगे। ऐसा अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई बंदा है तो उस पर फिर आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि वो मसाइल के स्केल से वाकिफ़ है कि कितना बड़े मसाइल हैं और उसके लिए कितना टाइम चाहिए। इसे खूबसूरत नोट के साथ वकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब भी आपसे किसी टॉपिक पर बात करो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और ब्रेक के बाद वापस आ गए। पिछले कुछ दिनों से हम खबरें देख रहे हैं लाहौर में पहली दफा कोई खातून सीटीओ तैनात हुई हैं और उन्हें जब हम बात करेंगे आज उनसे तो यही ऑब्वियसली खवातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है और इतने अहम ओहदे के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा इकदाम है। लाहौर में जी तैनात होने वाली पहली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर साहिबा से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर ये कई आला ओहदों पर फाइज रही हैं और आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, की जर्नी के हवाले से जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि बतौर सीटीओ उनको कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको वो टारगेट करने वाली हैं और लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को लेकर उनका क्या प्लान है, किस तरह से वो एक बेहतर तौर पर रोड मैप देंगी और जिस तरह से खवातीन को जो ड्राइविंग है उसमें इंकरेज करने के हवाले से उनकी क्या इकदाम होंगे। और सबसे बढ़कर आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है वो लाइसेंसेस का हसूल है, इस पर भी हमने बात करनी है। तो हमारा अतर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है स्टूडियो में, सीटीओ है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन लाहौर के ट्रैफिक के मसाइल की अपनी ही बात है और वो मसला हल करने के लिए आपके महकमे ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। आई मीन बड़ी ज़बरदस्त भी है एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। सबसे पहले तो फील कैसा हो रहा है बीइंग द फर्स्ट चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर की? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बिल्कुल ऑनर की बात है कि अपनी सीनियर लीडरशिप ने मुझ पर ट्रस्ट किया और एक वाकई चैलेंजिंग असाइनमेंट के लिए मुझे जो है वो सिलेक्ट किया और जाहिर है मेरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से
और बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरा जाए, और सबसे ज़्यादा तो ये कि लाहौर के सिटीजन्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा जाए, बिकॉज मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, और ट्रैफिक मैनेजमेंट लाहौर के अंदर बिल्कुल एक चैलेंज है, एक इशू है, ख़ास तौर पे आजकल जब आपने देखा है बहुत ज़्यादा हमारे पास कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रखना वाकई एक चैलेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी आर्टरीज हमारी क्लोज्ड हैं, बहुत सारी रोड्स जो हैं वो अनअवेलेबल हैं ड्राइवर्स के लिए, जिसकी वजह से कुछ रोड्स के ऊपर बर्डन और प्रेशर ज्यादा। अगर मैं अब सबसे बड़ा चैलेंज आपसे पूछूं या मसला, क्योंकि जारी बात है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वसाइल कम है, लॉजिस्टिक्स हमारी सड़कें थोड़ी हैं और प्रेशर बन जाता है, फिर लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ा चैलेंज बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब तक की ब्रीफिंग्स के बाद आपको क्या लगता है, या बतौर सिटीजन भी जो आपने देखा हो? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा ट्रैफिक मैनेजमेंट, एंड सेकेंडली मैं समझती हूँ कि सिटीजन्स अपने आप में अपने तौर पे एजुकेट हों, वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि किसी भी माइंडसेट को, किसी भी इतने अरसे से जो फॉलो की जा रही होती हैं इल डिसिप्लिन की चीज़ें, उनको चेंज करना मुझे लगता है कि वो मुश्किल है। हम एज लॉ एनफोर्सर्स एक जगह पे खड़े होके आपका हेलमेट चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमें क्रॉस करेगा वो आगे जाके हेलमेट उतार देगा। तो मोटर बाइक को जो है वो हमें ट्रैफिक वार्डन को देख के तो वो पहन लेगा हेलमेट। ऐसा ही तो है। ये जो सोच है हमारे अंदर, जो एहसास है, मेरे ख्याल से जब तक ये अपने विद इन इंटरनल उसमें ना आए, तब्दीली ना आए, ये मुश्किल होता है कि स्कूल करना, किसी को आपको टीच करना पड़ता है, और वो एक प्रैक्टिस जो चली आ रही होती है उसको ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जब तक सिटीजन्स खुद नहीं रियलाइज करेंगे कि ये सारे कवानीन, सारे जो सेफ्टी रूल्स हैं, ये बेसिकली उनके फायदे के लिए हैं और बेसिकली इर्द गिर्द के ड्राइवर्स के फायदे के लिए हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक चैलेंज है। अच्छा, आपके सीटीओ ऑब्वियसली एक और भी प्लस पॉइंट या एक प्लस फैक्टर हम कह सकते हैं कि एज अ फीमेल आपको रियलाइजेशन होगी कि खवातीन के क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए, और हमारे यहाँ दो के विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस भी है, अवेयरनेस भी है, खवातीन रोड्स के ऊपर हमें नज़र भी आती हैं, लेकिन आप एज अ फीमेल सीटीओ क्या चाहेंगी कि किस तरह के इकदाम आप खवातीन को इनकरेज करने के लिए? देखें, मैं तो बिलीव करती हूँ कि जो सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है आजकल वो आपकी मोबिलिटी है। आप इंडिपेंडेंट हैं अगर आप अपने आप में मूव कर सकती हैं। आपने देखा होगा शुरू से ट्रेडिशनली घरों में होता था कि वो एक जो है वो जिसको मोटर बाइक या गाड़ी चलानी आती थी वो वालदा भी उसके इंतजार में होती थी, बहन भी उसके इंतजार में होती थी, और वो खुद अपनी मोबिलिटी के बारे में वो डिपेंडेंट होती थी बेसिकली। तो मैं समझती हूँ कि अभी मेरी अपनी ख्वाहिश भी होगी और हमारे इसमें प्लान्स भी हैं कि लड़कियां जो हैं वो मोटर बाइक चलाना सीखें, स्कूटी चलाना सीखें, वो गाड़ी चलाना सीखें और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, मोबाइल रखें, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एम्पावरमेंट की फीलिंग है। अच्छा, इसमें फिर आपके महकमे के अंदर जारी बात है, आप तो ट्रैफिक को देखती हैं, लेकिन जो शहरियों की हिफाजत है समाव वो दीगर जो महकमे के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उनका उनका काम है, तो इसमें फिर कोऑर्डिनेशन क्या है? आई मीन खवातीन निकलती हैं सड़कों पे, वो बड़ी करेजियस हैं, काम भी करती हैं, ड्राइव भी करती हैं, बाइक्स भी चलाती हैं, लेकिन फिर वो जो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो दिलाना हमारे मुआशरे में बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें जो महकमाना कोऑर्डिनेशन है आपकी, ये किस सतह पे, और यू बीइंग द फीमेल चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आप समझती हैं कि इस पर मजीद काम करने की जरूरत है, इसको आगे लेके जाने की जरूरत है? बिल्कुल। जो हैरेसमेंट और उस सेंस में आपने देखा होगा मुख्तलिफ पंजाब पुलिस की अब इसमें एक्शन है, एप्स बनाई गई हैं, हमारी हेल्पलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, और क्योंकि एज आपको पता है सारा ऑपरेशंस ब्रांच, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और ट्रैफिक ये मिलके ही लाहौर पुलिस का हिस्सा बनते हैं, और हमारी जो हिरार्की है वो इसी तरह है कि हमारे जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हैं CCPO लाहौर, ही इज़ आवर मेन पर्सन, वो हमारे हेड होते हैं, वो दोनों तरफ से वो जाहिर है कोऑर्डिनेशन में कोई इशू आता नहीं है। रिश्वत सतानी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे जब भी पुलिस की बात होती है, ये मैंने आप IG साहब से भी सवाल किया था एक इंटरेक्शन के अंदर, इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। दो चीजों पे बड़ा सवाल होता है, एक पुलिस के रवैये पे, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन है या आम पुलिस वाला है, और दूसरा ये जो रिश्वत सतानी का मामला होता है, और दोनों ही बड़े चैलेंजिंग है। आई मीन आप उसको मुश्किल होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म आपके जहन में है कि जो रूल फॉलो नहीं कर रहा वो छोटे मोटे 50-100 रुपए दे के छुटे ना, और कम से कम उसको एक ऐसे ही सजा मिले कि वो उसके बाद उस रूल को फॉलो करे? इसके ऊपर कोई काम किया है आपने या करने का इरादा रखती हैं आप?
करने का इरादा बिल्कुल है। हमारी ऑलरेडी जो है वो हिडन विजिलेंस टीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे सीवीज़ के अंदर सादा कपड़ों में वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन भी देती हैं और हमारी अपनी सोर्स रिपोर्ट्स भी होती हैं। और सिटीजन्स जो हैं वो खुद भी कनेक्ट करते हैं, खुद भी कनेक्ट करते हैं, 1787 पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे मोबाइल्स और हर चीज़ आपको पता है वो ओपन है, अवेलेबल है, तो उसके ऊपर वो कर सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही आपका रवैया और आपका जो रिश्वत वाली बात आपने की है। और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बिल्कुल कहना भी चाहूँगी कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट हो, प्लीज़ यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। और जो मेरे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें, अच्छा रखें। वैसे पिछले कुछ अरसे में तब्दीली है, अच्छा रवैया है, बहुत हम कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन यस ज़रूरत तो है और बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आप जब ये कोई एक भी उनमें से ऐसी हरकत करता है तो पूरे इंस्टीट्यूशन पे पूरा इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट खत्म होता है। अच्छा, हमारे सही पर दूसरी जानिब आजकल जो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात भी हो रही है, अब क्रैकडाउन भी किया जा रहा है लाइसेंसेस को लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्वियसली लाइसेंस बनवाना और खिदमत मराकज़ के हवाले से मेरा खुद भी जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं लाइसेंसिंग के लिए। क्या चैलेंजेस हैं और कितनी बेहतरी आई है लाइसेंसिंग को लेकर? देखिए चैलेंजेस उसमें जो हैं वो बेसिकली जिस तरह आपने कहा बहुत लंबी क्यूज़ हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज जो थे वो पहले से बढ़ाए भी गए हैं, मतलब सेंटर्स भी हमने बढ़ाए हैं, बट स्टिल वो एक बैकलॉग था। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास तकरीबन 10 to 15% ड्राइवर्स जो हैं उनके पास लाइसेंसेस थे। सो 85% ऑफ द पीपल हु हैड बीन ड्राइविंग फ्रॉम 15 years इवन 20 years दे वर नॉट हैविंग द लाइसेंस। बिल्कुल। तो अब वो जो 85% का जो है वो एकदम से जब हमने क्रैकडाउन शुरू किया तो वो उसकी वजह से दे ऑल आर गोइंग टू द लाइसेंसिंग सेंटर। ठीक है, और जाहिर है नई यूथ है हमारी, 18 years जैसे प्लस हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। यूथ का चूंकि आपने जिक्र एक बड़ा अहम नुक्ता है। पिछले दिनों में एक डीएचए में वाकया आया पेश हुआ और उसमें एक लड़के ने कुछ 5-6 लोग उस हादसे में जाम बहक हो गए। उसके बाद एक क्रैकडाउन शुरू हुआ जो यंगस्टर्स गाड़ियां चलाते हैं, तो उसमें एक सवाल बड़ा पेनिट्रेट किया खासतौर पे सोशल मीडिया पे कि उन बच्चों को पकड़ के 16-17 साल के बच्चों को हम लोग थाने में जेल में डालते हैं, उससे ये होता है कि जी उनका नाम अगर उनके ऊपर मुकदमा बन गया, उनका करियर पूरा खराब हो गया, एक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, तो बजाय इसके कि उन बच्चों को इसकी सजा दी जाए, सजा के ज्यादा मुस्तहिक उनके वालिदैन हैं जो उनको ये वसाइल फराहम कर रहे हैं। एक तो आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं बतौर शहरी भी और बतौर ऑफिसर भी, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि वाकई हमें ये जो शिफ्ट है ये बच्चों से ज्यादा वालिदैन पे करना चाहिए ताकि वो एहसास जिम्मेदारी दिखाएं इस मामले में? देखिए दो चीजें हैं। मैं समझती हूँ कि कई दफ़ा आपको चूज़ करना पड़ता है, आपको चूज़ करना पड़ता है। अब एक बच्चा जो है थ्रू आउट पुलिस ने हमेशा नरमी रखी कि अच्छा बच्चा है ये, अब इसको हम क्या लेके जाएंगे। उसकी वजह से देखें ये ट्रेंड कितना बढ़ गया, उसकी वजह से अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं उनकी तादाद कितनी बढ़ गई, और डेली बेसिस पे हम हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों के ऊपर FIRs अभी भी रजिस्टर हो रही हैं। वो जो एक इंसिडेंट है उसने सबकी आंखें खोलनी, और आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आप उनको ये आप लीनियंसी दे के इतना बड़ा नुकसान फिर उठा लेंगे। लेकिन डोंट यू थिंक कि उसका पूरा करियर एक FIR की वजह से, क्योंकि एक बच्चा 17-18 साल का, हम सब के बच्चे हैं, छोटे यंगस्टर्स हैं, हमें पता है कि उनको नहीं पता होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारी लीडरशिप इसके बारे में सोच भी रही है। कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस हैं कि इसके बारे में सोचा जाए कि बच्चों का जो करियर है, आगे प्रोफेशन है, फ्यूचर है, बाहर जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, वो थोड़ा सा दिक्कत उनके अंदर, तो इसके ऊपर अभी टू बी ऑनेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से आएगी। मैं एक माना कुछ सवाल है तो कर ले, मैं थोड़ा सा फिर पर्सनल लाइफ के बारे में मैं भी पर्सनल लाइफ की तरफ ही आने वाली थी। अब चूंकि ऑब्वियसली एज अ खातून बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपने अपने डिपार्टमेंट को भी पूरा टाइम देना है, फैमिली को भी मैनेज करना है, और अब आपकी पोजीशन माशाल्लाह इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली दो कि आप ऑलरेडी सर्व कर चुकी हैं। फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसे चल रही है? फैमिली लाइफ शुरू में ज़्यादा इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा, हमारी जॉब टाइम बहुत 24/7 जॉब 24/7 है। और एज ASP मुझे याद है कि इट यूज टू बी वीक्स जब मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा होता था, और कई हफ्ते अपने बच्चों से, क्योंकि मैं किसी और सिटी में होती थी, बच्चे लाहौर में होते थे, उनकी स्कूलिंग इधर चल रही थी, तो वो उस सेंस में करती है इफेक्ट। इसमें लकी मैं इस तरह से थी कि मुझे सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा फैमिली
की तरफ से, अपने मदर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, और मतलब जिस तरह हम एक्सटेंडेड फैमिली होती है, तो वो आई थिंक कि दैट इज व्हाई वो काफी ज्यादा चीजें बैलेंस आउट हो गई। सो हाउ डिफिकल्ट दैट बैलेंसेस, आई मीन जो खवातीन खासतौर पर पुलिस फोर्स की मैं बात कर लेता हूँ, अभी नई बच्चियां भी कई आ रही हैं, अब तो बहुत ज्यादा इंडक्शन हुई हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, तो लोग फिर इस चीज से घबरा भी जाते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, इट इज समहाउ। तो आप उनके लिए कोई सजेशन है आपके माइंड में? मेरे हमेशा बिल्कुल, हम जब आई वॉज पोस्टेड एज ASP, तो पंजाब में उस वक्त ASP फीमेल्स थी नहीं। आई वॉज द फर्स्ट वन, हम लोगों का पहला बैच था, तो हमें वो गाइडेंस उस तरह से मिलती नहीं थी। तो बहुत सारी लड़कियां जो अब आती हैं वो आके यही क्वेश्चन पूछती हैं कि मैडम हाउ डिड यू मैनेज विद चिल्ड्रन। तो ये एक ट्रिकी सा और बड़ा डेलिकेट सा वो होता है, उसमें खवातीन, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसमें जो आपका मल्टीटास्किंग की एक फैक्टर है उससे घबराना नहीं चाहिए। वो स्किल है, वो आप अगर एक दफा सीख लें तो मैनेज हो जाता है। वो मल्टीटास्किंग जो है और खवातीन कर लेती हैं बड़ी अच्छी, आई थिंक मेल से ज्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग। लेडी ऑफिसर्स के घर में किस हद तक आप एक पुलिस ऑफिसर होती हैं बच्चों के लिए? मेरे ख्याल से आपको अपना स्विच ऑफ कर देना चाहिए। बेस्ट ये है कि द मोमेंट यू एंटर द हाउस, यू शुड जस्ट बी वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हाउस, हाउ यहाँ घर में क्या काम है करने। तो घर में रोबो दबदबा नहीं चलता उस तरह का, वो स्विच हो जाता है। मदर का एक मदर वाला रोब तो होता है, बिकॉज इवेंचुअली तो फिर आपको पता है मदर्स आर रनिंग द हाउस, और उस सेंस में बिल्कुल होता है, लेकिन हाँ वो वाली चीज नहीं होती है, बिकॉज आपने प्यार भी करना है, आपने ही मैनेज करना है, डांटना भी है, पढ़ाना भी है, तो वो ये चीजें हैं। हमारा बिल्कुल आखिरी मिनट है, आप चूंकि एक बहुत अहम ओहदे पे अब हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि इफ यू लाइक टू टॉक टू द पीपल, लाहौर के शहरियों से कुछ कहना चाहें, बीइंग चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, कुछ भी आप बोलना चाहें। बिल्कुल, तमाम सिटीजन्स लाहौर के स्पेशली, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप देख रहे हैं क्रैकडाउन चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने का सबूत दें। बहुत ज़रूरी है, हम नहीं चाहते, हम लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई तंगी दें, आपके लिए कोई डिस्कम्फर्ट पैदा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कानून की पासदारी भी करवानी है, हमने ये भी इंश्योर करना है कि कवानीन फॉलो हों। तो बहुत अच्छा होगा कि आप कवानीन को देखें, उनको पढ़ें और खुद से उनको फॉलो करें। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। CTO लाहौर हमारे साथ अतर साहिबा मौजूद थी। थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ा जबरदस्त मैसेज है जी, अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, तभी आपके साथ ये लोग। और एक बड़ा मस्बत एक फैसला है मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट का, एक खातून को इतने अहम ओहदे पे लगाने का। हम उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई इलेक्शंस की आमद है, बातचीत हो रही है, हमने कहा कि हम जरा अवामी पल्स तो चेक करें थोड़ा। सो तड़के हमारा एक अवामी सेगमेंट है एक्चुअली आपके लिए, और उसमें हम ऐसी बातें करते रहते हैं। आज भट्ट साहब जो हैं, सिकंदर भट्ट साहब, हल्का NA 120 में गए हैं, उन्होंने कहा जरा अवामी पल्स देखते हैं कि वो किसकी तरफ है, पार्टी वाइज एंड पॉलिटिकली। सो देखते हैं क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट। आम इंतखाबात को रह गए हैं 2 माह से भी कम का अरसा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के ग्वाल मंडी में। हल्का है NA 120, जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ाती सीट समझा जाता है। आज यहाँ हम करेंगे वर्बल पोल के जरिए एक इलेक्शन सर्वे कंडक्ट और जानेंगे पब्लिक पल्स किस तरफ है। मेरे साथ रहिएगा। आपके पापा किसको पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल से नून लीग। इंतखाबात आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? हम PTI को देंगे। वो इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? खान साहब को। सर आप? सर मैं शेयर को। इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? जो अच्छा काम करेगी, जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। इस नाम की मैंने पार्टी सुनी नहीं है, पार्टी का नाम देकर बताएं। PTI। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पक्के गोल मंडी की? जी। इधर ही वोट है जी। इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? PTI को। यहाँ की मकामी है आप? जी जी। इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट करेंगी आप? इंशाल्लाह PTI को। माजी इथों दे ही रहना ले हो? हाँ जी। इलेक्शन आ रहे हैं, किहड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दोगे? जिताया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ जिताया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਦੱਸੋ। नवाज शरीफ। ओके करो जी। माजी इलेक्शन च किहड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट करोगे? देखो पीपल पार्टी है। इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगी आप? नहीं किसी का नहीं।
किसी को नहीं करेंगे। आप इधर के हो? पीटीआई इलेक्शन हो रहे हैं, किस पार्टी को वोट दोगे? पीटीआई। किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? हम पीटीआई को। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सर? सर किसी पार्टी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। सर इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? बताएं जी किसको सपोर्ट करना है। पीटीआई। सलाम जी इलेक्शंस हो रहे हैं जी। तो आप किस पार्टी को किसी को नहीं देना मैंने। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? किसी को भी नहीं। क्या हाल है सर? सर इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखो जी नून लीग हम हमारी यहाँ की जो है ना नून लीग है पार्टी। थैंक यू। मकामी गवर्नमेंट ही इलेक्शन आ रहे हैं, किहड़ी पार्टी में वोट दोगे? पार्टी में। बिस्मिल्लाह खैरियत है जनाब राजियो ठीक बड़े हो इलेक्शन आ रहे हैं जी 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 जी। किन सपोर्ट करोगे? मुस्लिम लीग नून बब्बर शेर। सर इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नवाज शरीफ को करेंगे। ओए लल्ला इधर के रहने वाले हो? हाँ जी इधर के। वोट बना हुआ? हाँ। अच्छा इलेक्शन आ रहे हैं तो किस पार्टी को वोट डालोगे? पीटीआई को। इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट करेंगे? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? गुस्सा नहीं बजा गुस्सा कर गए जी। सर इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे आप? फिलहाल तक कोई पता नहीं है। सर इलेक्शन आ रहे हैं, किन वोट करोगे? शेर नू। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को जी। नून लीग को नवाज शरीफ साहब। नून लीग जी। पीटीआई भैया। पीटीआई भैया नून लीग। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस हाँ पार्टी जी को वोट करेंगे? मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਬਾਓ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਲੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਲਾ 13-14 ਵੋਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਪੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी आप इलेक्शंस में? पीटीआई। सर इलेक्शंस हो रहे हैं, किस पार्टी को सर आप सपोर्ट करेंगे? पीटीआई। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सर आप? सर अभी इलेक्शन आपका क्या ख्याल है कि होंगे? मेरा तो अभी तक कोई ख्याल नहीं है, मुझे जो काम दिया गया वो मैं कर रहा हूँ, अगर दुआ तो है कि हो। सर अभी दिल ही नहीं कर रहा है किसी को वोट देना। दिल टूटा हुआ आपका? बिल्कुल। उसकी क्या वजह हो सकती है? बस वजह आपके सामने ही है। मुझे बताएं यार। वजह यही है कि कोई है फ़ायदा है किसी चीज़ का, कोई बेनिफिट नहीं है। ये देख लें महंगाई कहाँ से कब चली गई है। ठीक है, इसका वोट का जवाब नहीं बनता देने। इलेक्शन डे वाले दिन आप घर पे तो ना बैठेंगे कि ज़ाहिर सर नहीं वो ना अभी करेंगे? देखेंगे, वेट एंड वॉच। ओके थैंक यू। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बल्ले का। सर इलेक्शंस हो रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? तहरीक लब्बैक को। और सर इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? पीटीआई को। अस्सलाम वालेकुम। ग्वालमंडी का ये लाला हाँ जी। इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? पीटीआई को। पीटीआई को। अस्सलाम वालेकुम भैया, ग्वालमंडी का ये? जी जी। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब। बेटा इधर के रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हम पीटीआई को। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सर आप? सर हम तो नून लीग को करते हैं पासपोर्ट। ओके भैया इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग। पीटीआई को। पीटीआई। ठहरिए, इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। भैया इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? लब्बई को। बड़े भाईजान इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? या किसी को भी नहीं वोट डालना। इलेक्शंस में किसको वोट करेंगे आप? जो भी आया काम खराब ही कर रहा है। नहीं आपको इलेक्शन डे पे वोट तो करने जाएंगी ना आप? हो सकता है मैं ना ही जाऊँ जो हालात जा रहे हैं। ओके सर इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं हम, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन में? बात ये है कि भाई मेरे 30 साल जिन्होंने हुकूमत की है, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बना, चौथी मरतबा फिर वो कोशिश कर रहा है। पार्टी का नाम लेके बता दें किस पार्टी? पीटीआई। फोन सुनते सुनते जवाब दे दें। इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? पार्टी का नाम बताएं। पीटीआई। ओके करें। पार्टी किसको सपोर्ट करेंगे आप इन इलेक्शन? मैं नून लीग को। नून लीग को। सर आप? पीटीआई। पीटीआई। सर आप? क्या कह सकते हैं यार एमक्यूएम को। तो आप इट मींस पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह। अरे नवाज शरीफ। सर नून लीग किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई का। शुरू से नून लीग से कर रहे हैं तो नून लीग को ही करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? पीटीआई। गवर्नमेंट ही हो ना? जी जी।
अस्सलाम वालेकुम। सर इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? किसी को भी नहीं। आप मशवरा दे देंगे किसको वोट दे दूं? मैं मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा। अल्लाह पाक ने आपको दो कानों के दरमियान में खूबसूरत सी मशीन दी हुई है, इसका इस्तेमाल करो और उसके तहत आप वोट करो जो पाकिस्तान को फ़ायदा देने वाला है। फिर तो पीटीआई को जाएगा। ओके करो। तो ये था आज का प्री इलेक्शन वल्बल पोल सर्वे। कुछ लोगों ने हमारे साथ इन कैमरा बात की और कुछ लोगों ने कैमरा बंद करके बात की। लोगों की राय आपने सुनी और जानी पब्लिक पल्स। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, जाते जाते आपको पता है हम आपको कारवां सराय के हवाले से कुछ झलकियां उसकी लाजमी दिखा के जाते हैं, क्योंकि आप इतवार की रात 8:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पर से देख सकते हैं। मंटो साहब की साहबजादियों से गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब। देखते हैं इस संडे आपको क्या सुनने को मिलेगा। ये आप एक अफसाने का तज़किरा कर रहे थे जो बहुत रेलेवेंट लग रहा था, शहीद साज। हाँ जी, वो मेरे जो पसंदीदा मज़ामीन में से एक ये है, शहीद साज जो कहानी है ना, ये वो एक होता है कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये बस उसको ये लगन होती है कि वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना शहादत का रुतबा दिला सके। अच्छा। तो वो पहले सोचता है कि इस तरह सड़क पे छिलका फेंक दे, कोई गिर जाए तो शहीद हो जाए, तो इस तरह कुछ और करे। तो कहता है नहीं ये कोई सारे काम ठीक नहीं है। कहता है कि चलो अच्छा है, मैं एक नाकस किस्म की बिल्डिंग बनाता हूँ। अच्छा। जो शायद मुकम्मल होने से पहले ही गिर जाए और उसमें जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मजदूर काम कर रहे हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शहादत का रुतबा नसीब हो जाए। तो वो इस तरह की हो। अच्छा, लोग तो सचमुच इस पे अमल कर रहे हैं। बहुत सारी बिल्डिंग इसी तरह गिरती। ठेठ पंजाबी थे, उनका लहजे में पंजाबीपन था मंटो साहब की। और आपस में तो अम्मी जान और अब्बा जान वगैरह सारे पंजाबी में बात करते थे। तो बल्कि मसूद खद्दरपोश एक दफ़ा आए अब्बाजान को मिलने के लिए, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हम बच्चियां सारी उर्दू कहते यार सादत ऐ की होया, तू घर चना दे नाल उर्दू बोलना, पंजाबी बोलिया कर ताकि फलन फुलन गिया बच्चियां। अच्छा। कि श्याम ने कहा कि मंटो तुम कौन से इतने मुसलमान? तो मंटो साहब ने जवाब दिया, इतना तो हूँ कि मुझे कत्ल कर दिया। बड़े घरेलू किस्म के थे। हाँ, क्योंकि वो हर घर के सारे मामलात में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। जैसे अपनी दोनों सालियों की शादियां उन्होंने अपने भांजों से करवाई थी, क्योंकि हमारी नानी जान भी जब मेरे नाना फौत हुए ना तो वो अफ्रीका से आई थी। अच्छा। तो इतना ज़्यादा उनका जान पहचान तो बॉम्बे में थी भी नहीं। तो पहले जब अम्मी जान की शादी के बाद फिर हालांकि हमारी अब्बा जान की जो सौतेली बहनें थी वो नाराज़ बड़ी थी। अच्छा। कि ये क्या कर रहा है सादत। मगर वो खालाजाद भाई नहीं था, वो अपना ही भाई था। शाहिद जो था ना। अच्छा। जब वो छोटे होते थे ऊपर नीचे रहते थे ना, तो शाहिद और नुजी इनकी तो आम तौर पे गुत्थम गुत्था होती थी। लड़ाइयाँ, बाल खींचे जाते थे और उसके बाल मेरे हाथ में आते नहीं थे माशाल्लाह। तो रो पड़ता था। तो अब्बा जन उसको कहते चला जा उत्ते। एक ते मेरी धी दे वाल पुट रहे हैं तो नाल रोंदा जा रहा। अच्छा। तो अम्मी जान कहती थी क्यों तुसी मेरे पढ़े दे नाल इस तरह ज्यादती करते हो। जी, देखना मत भूलिएगा कारवां सराय इतवार की शाम 8:05 पर ऑन एक्सप्रेस न्यूज विद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। इंशाल्लाह हम आपसे मंडे को मिलेंगे। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।